आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान की खनिज संपदा। देखो, यदि अपने से खनिजों पर नियंत्रण की बात करें, खनिज नियंत्रण की बात करें तो 1969 के समय राजस्थान में खनिजों और उद्योगों पर नियंत्रण करने वाली जो संस्था थी वो थी RIMDC, यानी इंडस्ट्री और मिनरल्स। इन दोनों को नियंत्रण करने वाली जो संस्था थी वो थी RIMDC। RIMDC से 1979 में अलग कर दिया गया RSMDC को, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट, यानी मिनरल्स वाला पार्ट जो है, खनिजों वाला पार्ट जो है वो अलग कर दिया गया। तो यहाँ अकेला रह गया कौन सा पार्ट? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वाला पार्ट जो है वो 1 जनवरी 1980 से कहलाया था रिको। ये क्या कहलाया बाद में? रिको। अब देखना 1969 में खनिजों और उद्योगों पर नियंत्रण करने वाली संस्था RIMDC। RIMDC से RSMDC को अलग कब किया गया? 1979 में, 10 साल बाद में। और जब मिनरल्स को अलग कर दिया तो रह गया अकेला इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री वाला पार्ट जो वो 1 जनवरी 1980 से क्या कहलाया? रिको कहलाया। यहाँ बीच में 1969 और 1979 के बीच में एक इंस्टीट्यूट था 1974 में, RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, यानी किस पर? खानों पर भी और खनिजों पर भी नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? RSMML। इसका मुख्यालय की बात करें तो झामरकोटड़ा, और ये झामरकोटड़ा है कहाँ पे? उदयपुर। और ये झामरकोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए। यानी RIMDC 1969 में, RSMDC 1979 में, RSMML 1974 में। 2003 में क्या हुआ कि RSMDC का विलय RSMML में हुआ। अब यदि अपने सोचे कि RSMDC का गठन कब हुआ? 1979 में, किससे अलग होके? RIMDC से। और 2003 में RSMDC जो है वो किस में मिल गया? RSMML में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में खनिजों पर नियंत्रण जो है वो कौन करता है? तो RSMML जो है वो क्या करता है? वर्तमान में खनिजों पर नियंत्रण करता है। तो अब यदि अपने पूछे खनिजों पर नियंत्रण जो है वो कौन करता है, तो खनिजों पर नियंत्रण जो है वो कौन करता है? RSMML करता है। उसके बाद में सेकंड जो है वो अपने को क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान का भारत में स्थान कौन कौन सा है? अब देखो, यहाँ भी अपने को बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ नोट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब अपने को ऐसे पूछ ले कि खानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, यानी सर्वाधिक खाने जो हैं वो कहाँ पे हैं? राजस्थान में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि लोहे खनिज की बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। उसके बाद में यदि अपने से स्टोरेज की बात करें, भंडारण की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। यदि उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान का खनिजों में प्रोडक्शन के दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में तीसरा स्थान है, झारखंड और बिहार के बाद में। भंडारण की बात करें तो झारखंड के बाद में स्टोरेज में दूसरा नंबर है राजस्थान का। उसके बाद में भंडारण, उत्पादन, लोहे खनिज की दृष्टि से बात करें तो लोहे खनिज की दृष्टि से
राजस्थान का जो स्थान जो है वो है चौथा। और खनिजों से आय की दृष्टि से बात करें, इनकम के हिसाब से बात करें तो राजस्थान का 5वां स्थान है। देखो यदि खानों की संख्या और एल ओ खनिज की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर है। भंडारण की बात करें तो दूसरे नंबर पर है। उत्पादन की बात करें तो तीसरे नंबर पर है। लोहे खनिज की बात करें तो चौथे नंबर पर है। और आय की दृष्टि की बात करें तो 5वें नंबर पर है। तो ये इस तरह से अपने को किस एंगल से पूछेगा, किस दृष्टि से पूछेगा, तो वो अपने को ध्यान रखने। उसके बाद में राजस्थान की बात करें और राजस्थान के एकाधिकार खनिज की बात करें। एकाधिकार खनिज, एकाधिकार का मतलब होता है कि मोनोपोली, जिसको अपने ये कहते हैं कि एक का ही अधिकार हो। जैसे यानी ऐसे खनिज जिनमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही क्या हो, उत्पादक हो। तो अब राजस्थान ऐसे कौन से खनिज हैं जो केवल और केवल राजस्थान से ही निकलते हैं, तो कौन कौन से हैं? एक तो है जैस्पार, उसके बाद में है पन्ना, वोलेस्टोनाइट, और फिर है गार्नेट कह दो, चाहे क्या कह दे, तांबड़ा कह दे, गार्नेट कह दे या फिर तांबड़ा। देखो कौन कौन से हैं? जैस्पार, पन्ना, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या फिर तांबड़ा। जैस्पार की बात करें तो जैस्पार जो है वो निकलता है जोधपुर के लोहावट क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से है? जोधपुर के लोहावट क्षेत्र से। अब देखो यदि अपने पूछे कि राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो एकाधिकार वाले खनिज जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं? तो एक तो है जैस्पार, दूसरा जो है वो है पन्ना, तीसरे की बात करें तो वोलेस्टोनाइट, और चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा है? गार्नेट या तांबड़ा। अब उसमें भी यदि अपने से पूछे कि जैस्पार जो है वो कहाँ होता है, तो जैस्पार जो है वो जोधपुर के कौन से क्षेत्र से है? लोहावट क्षेत्र से। ऐसे ही यदि अपने से पूछे पन्ना कहाँ होता है, तो पन्ना जो है वो होता है राजसमंद के कालागुहा क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से होता है? राजसमंद के कालागुहा क्षेत्र से। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो वोलेस्टोनाइट जो है वो होता है सिरोही के वालदा वन क्षेत्र से, वालदा वन क्षेत्र से। अब देखो जैस्पार की बात करें तो जोधपुर के लोहावट क्षेत्र से, पन्ना की बात करें तो राजसमंद के कालागुहा क्षेत्र से, वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही के वालदा वन क्षेत्र से, गार्नेट या तांबड़े की बात करें तो राजमहल टोंक से, राजमहल टोंक से। अब पन्ना की बात करें तो पन्ना एक खनिज भी है, पन्ना एक स्थान भी है एमपी में। पन्ना जो स्थान है वो कहाँ है? एमपी में। क्यों फेमस है? एक तो है हीरे की खान के लिए। किसके लिए फेमस है? हीरे की खान के लिए। और दूसरा इसकी प्रसिद्धि का कारण जो है वो है परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ। एक तो परनामी संप्रदाय के लिए फेमस है और दूसरा हीरे की खान जो है वो कहाँ है? पन्ना जगह है एमपी में। और पन्ना खनिज की बात करें तो पन्ना खनिज जो है वो कौन से क्षेत्र से है? राजसमंद के कालागुहा क्षेत्र से। तो यानी अब इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है? खानों की संख्या और एल ओ खनिज की दृष्टि से पहले नंबर पर है राजस्थान, भंडारण में दूसरे नंबर पर, उत्पादन में तीसरे पर, लोह खनिज में चौथे पर, और आय के हिसाब से 5वें नंबर पर। एकाधिकार की बात करें तो जैस्पार जोधपुर के लोहावट क्षेत्र से, पन्ना की बात करें तो राजसमंद के कालागुहा क्षेत्र से, वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही के वालदावन क्षेत्र से, और गार्नेट या तांबड़ा की बात करें तो राजमहल टोंक से। अब उसके बाद भी यदि अपने से ये कहे कि खनिज जो हैं राजस्थान, खनिज जो हैं वो 4 प्रकार में बांटे हुए हैं। कितने प्रकार? कितने हैं? 4। अब 4 प्रकारों में कौन कौन से हैं? एक तो है धात्विक, सोना चांदी, अधात्विक, अधात्विक। फिर उसके बाद में थर्ड जो है वो है ईंधन खनिज, और फोर्थ जो है वो है परमाणु खनिज कह दो, चाहे उनको क्या कह दें अपने आणविक खनिज। परमाणु खनिज कह दो चाहे क्या कह दें आणविक खनिज। अब यदि अपने परमाणु खनिजों की बात करें, कौन से खनिज की बात करते हैं? परमाणु खनिज।
अब राजस्थान में परमाणु खनिज जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है यूरेनियम और दूसरा जो है वो है थोरियम। कौन कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। अब पहले तो ये बताओ भी परमाणु खनिज कौन कौन से हैं, तो यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम के भंडारों की बात करें तो यूरेनियम के भंडार जो है वो राजस्थान में है जहाजपुर। तो ये जहाजपुर जो है वो कहाँ है? भीलवाड़ा। दूसरी जो जगह है वो है उमरडा, और ये उमरडा कहाँ पे है? उदयपुर। और थोरियम की बात करें तो वैसे तो थोरियम जो है वो है केरल की मोनोजोइक मिट्टी में, केरल की मोनोजोइक मिट्टी में। राजस्थान की बात करें तो ये है भादरा-जून पाली में, भादरा-जून पाली में। अब देखो यूरेनियम और थोरियम ये क्या हैं? परमाणु खनिज हैं। यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं? जहाजपुर, उमरडा। थोरियम की बात करें तो भादरा-जून। अब जो ये परमाणु खनिज अपने को मिल रहे हैं वो सप्लाई कहाँ होते हैं या ये कहाँ भेजे जाते हैं? तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है रावतबाटा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये रावतबाटा कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़। और यदि अपने पूछ ले कि प्रस्तावित कहाँ पे है, भी कहाँ बनाया जाएगा, तो प्रस्तावित जो है वो है नापला बांसवाड़ा। ये भारत का दूसरा है, राजस्थान का पहला है। यानी रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पहले कौन सा बना था? तो पहला था तारापुर, महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब देखो यूरेनियम और थोरियम जो हैं वो मिलते कहाँ से? तो जहाजपुर, उमरडा से और ये भादरा-जून से। ये सप्लाई कहाँ होते हैं? रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ को। अब यदि अपने से पूछे कि यदि यहाँ रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या रह जाए कि ये पूरी आपूर्ति नहीं कर पाते, तो कहाँ से आयात किया जाता है? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ से आयात किया जाता है। तो फ्रांस से क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। अब रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो चाहिए जल, पानी, और दूसरा अपने को क्या चाहिए? जो स्रोत या रिसोर्स है जिससे अपने प्रोडक्शन करना है। परमाणु ऊर्जा से करना है तो यूरेनियम, थोरियम ये चाहिए या परमाणु खनिज चाहिए। तो यूरेनियम, थोरियम जो है वो तो कहाँ से सप्लाई हो जाएंगे इनको? जहाजपुर, उमरडा, भादरा-जून। यदि ये भी नहीं कर पाते तो कहाँ से आएगा? फ्रांस से आयात हो जाएगा। यदि जल की बात करें तो H2O जो सामान्य जल होता है वो सामान्य जल तो है, इसको प्रोवाइड करवाता है चंबल नदी द्वारा, और इस H2O को कन्वर्ट किया जाता है D2O में, यानी भारी जल। और भारी जल संयंत्र जो हैं वो हैं कोटा में। अब यदि भारत की बात करें तो 7 भारी जल संयंत्र हैं, और राजस्थान में जो है वो कहाँ है? H2O को D2O में कन्वर्ट करने के लिए भारी जल संयंत्र जो है वो कहाँ है? कोटा में। तो परमाणु खनिज की बात करें तो यूरेनियम और थोरियम कहाँ से निकलते हैं? जहाजपुर और उमरडा से। तो यूरेनियम, थोरियम की बात करें तो भादरा-जून। और ये दोनों सप्लाई कहाँ करेंगे? तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। उसके बाद में यदि अपने से ये पूछे कि ईंधन खनिज में अपने कौन कौन से आएंगे, तो ईंधन खनिज में कौन कौन से आएंगे? तो ईंधन खनिजों में पहला पार्ट जो है ईंधन खनिज में, तो मेन जो है वो है कोयला। ईंधन खनिज की बात करें तो ईंधन खनिज में पहला जो है वो कौन सा है? कोयला। अब यदि अपने से पूछे कि कोयला राजस्थान में कहाँ कहाँ है, तो ये 3 जिले हैं, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। और इसे क्या कहते हैं? कोयला पट्टी क्षेत्र, कोयला पट्टी क्षेत्र। अब बीकानेर में भी कौन कौन सी जगह हैं? रानेरी, पलाना, बरसिंगसर, बींतनौक और हाडला। की बात करें तो नागौर में मेड़ता, मातासुख। ऐसे ही बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में गिरल, कपूरडी, जालिपा।
तो यदि अपने सोचे राजस्थान में कोयला पट्टी क्षेत्र कौन सा है, तो बीकानेर, बाड़मेर और नागौर जो क्षेत्र है वो कोयला पट्टी क्षेत्र है। उसके बाद में कोयले के प्रकारों की बात करें तो कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनिस, लिग्नाइट और पीट। अब यदि अपने सोचे सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे बेस्ट, तो सबसे बेस्ट जो है वो होता है एंथ्रेसाइट। सबसे लो श्रेणी का कह दो, घटिया कह दो, निम्न स्तर का कह दो, तो वो होता है पीट। लिग्नाइट की बात करें तो ये है भूरा कोयला। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कोयला है वो कौन सी श्रेणी का है, लिग्नाइट है। बिटुमेनिस को क्या कहते हैं, घरेलू कोयला, घरेलू कोयला। अब देखो यदि अपने पूछे कोयला जो है राजस्थान में कहाँ कहाँ है, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। और कोयले की बात करें तो कोयला 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनिस, लिग्नाइट और पीट। तो सेकंड जो इसमें है बी पार्ट जो है, एक तो कोयला हो गया, उसके बाद में प्राकृतिक गैस। अब यदि अपने पूछे प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं वो कहाँ पे हैं, जैसलमेर में। और प्राकृतिक गैसों के भंडारों की बात करें तो कौन कौन से हैं, एक तो घोटारू, पनिहारी, टिब्बा और रामगढ़। देखो यदि अपने पूछे कि प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वो कहाँ हैं, जैसलमेर में है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, घोटारू, पनिहारी, टिब्बा और रामगढ़ क्षेत्र। और एक जो है थर्ड जो है वो है खनिज तेल, खनिज तेल। तो ये खनिज तेल जो है वो राजस्थान में कौन कौन से जिलों में है, तो जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है ये क्या है, खनिज तेल क्षेत्र है। और यहाँ खनिज तेल कुएं कौन कौन से हैं, जैसे उनके नाम जो हैं विजया, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, भाग्यम। अब चाहे अपने से ये पूछ ले कि ये विजया, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती और भाग्यम ये क्या हैं, तो खनिज तेल कुएं हैं। तो देखो यदि अपने से परमाणु खनिज की बात करें तो यहाँ अपने को कौन कौन से ध्यान रखने हैं, यूरेनियम और थोरियम। फिर उसके बाद में यदि अपने से पूछे ईंधन खनिज तो कौन कौन से ध्यान रखने हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। यानी 4 प्रकार हैं जिनमें से 2 जो प्रकार हैं परमाणु खनिज और ईंधन खनिज जो हैं वो इस वीडियो में अपने पूरे किए हैं। थैंक यू।